हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था। इस बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि माइकल फेराडे ने इसकी कॉन्सेप्ट दी थी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो व्हाट इज़ माइकल फेराडेज कॉन्सेप्ट। माइकल फेराडे ने फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन किया था। का व्हाट इज़ माइकल फेराडेज कॉन्सेप्ट। माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट, चार्ज के चारों ओर जो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट डेवलप होता है उसको विजुअल वे में उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत एलिगेंट मेथड है जो इंट्रोड्यूस किया। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू उसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या नंबर ऑफ चार्जेस या सिस्टम ऑफ चार्जेस के चारों ओर जो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट डेवलप होता है उस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू उसने एक्सप्लेनेशन दिया। एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल। इट इज़ द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, बट दिस कॉन्सेप्ट इज इंक्लूडेड इन फिजिक्स बिकॉज by using the concept of electric field we can explain the electrical environment in very elegant way or in a very splendid manner. We can explain the electrical environment around the system of charges. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे what is electric field line. Electric field line according to Michael Faraday, what is electric field line? Let a charge is placed at origin. Some charge q is placed at point charge is placed at origin. Now if we place plus 1 coulomb charge at a close point, let this point, then it can be represented by an arrow or vector. It can be represented by vector. इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम एक वेक्टर से शो कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक सुटेबल स्केल लेके लेट इस पॉइंट के ऊपर अगर प्लस 1 गुलाम रखूँ मैं तो प्लस 1 गुलाम पे जो फोर्स लगता है वो इस लेंथ के एरो से शो किया जाता है। अब लेट मैं प्लस 1 गुलाम को यहाँ रख दूँ, प्लस 1 गुलाम को, तो इसके ऊपर चूँकि इस क्यू चार्ज से इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस थोड़ी लार्ज हो गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। Electric field intensity reduces with increase in R because it depends on R as inversely proportional to R square. So the length of arrow gets shorter as we move away from charge. ये लेंथ बड़ी थी, ये लेंथ और कम हो गई है। लेट मैं इस जगह प्लस 1 गुलाम चार्ज को रखूँ तो एरो की लेंथ है जो इट गेट्स मोर स्मॉलर, ये और ज़्यादा स्मॉल हो जाती है। इस टाइप से जो हम ये नोट करेंगे कि एरो की लेंथ छोटी होती जाती है एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर मैं प्लस 1 गुलाम को यहाँ रखता हूँ तो ऐसे के ऐसे एरो है जो इस डायरेक्शन में भी बनाए जा सकते हैं। सेम स्केल पे ये एरो बनता है। लेट इस पॉइंट पे प्लस 1 गुलाम को रखने पर इस पॉइंट पे अगर मैं प्लस 1 गुलाम रखूँ तो एरो की लेंथ समवॉट स्मॉलर देन दिस लेंथ ऑफ दिस एरो। अगर मैं प्लस 1 गुलाम को यहाँ रखता हूँ तो एरो की लेंथ और कम हो जाती है। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एरो की लेंथ और कम हो जाती है। तो इस टाइप से एरो की लेंथ कम होती जाती है। इस टाइप से हम एरोज़ है जो इसके चारों ओर हर डायरेक्शन में है जो हम बना सकते हैं। इस डायरेक्शन में भी अगर मैं बनाना चाहूँ इस डायरेक्शन में इसी टाइप से मैं इस डायरेक्शन में भी बनाऊंगा ताकि हमारा फिगर सिमेट्रिक लगे। अब हम ये नोट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस लाइन के अलॉन्ग सब के सब एक एरो एक ही सिंगल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ही सिंगल डायरेक्शन को ये सब एरोज़ है जो शो
एक ही सिंगल डायरेक्शन की ओर डायरेक्टेड है। जैसे इस लाइन के अलोंग सबके सब एरो एक ही डायरेक्शन में, इस लाइन के अलोंग सबके सब एक ही डायरेक्शन में। इसलिए एक ही लाइन पे हम इतने एरो न लगा के इस बार हम क्या करेंगे कि एक सिंगल एरो बनाएंगे। तो इसका एक इक्विवेलेंट फिगर मैं बना रहा हूँ, प्लस क्यू, और ये सिंगल एरो वाली लाइन इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की ओर जा रही है। इसी टाइप से ये एक लाइन, इसके ऊपर सिंगल एरो, ये एक लाइन, इसके ऊपर एक सिंगल एरो। इसी टाइप से ये एक लाइन, इस पर सिंगल एरो, ये एक लाइन, इस पर सिंगल एरो, ये एक लाइन, इस पर सिंगल एरो, और ये लाइन इसके ऊपर एक सिंगल एरो। इसी टाइप से ये लाइन है जो इन्फिनिटी की ओर एक्सटेंड हो रही है। अब मेन क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर, इट रिप्रेजेंट्स the force experienced by isolated unit positive charge placed at any point in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में +1 कूलाम पे रखने, +1 कूलाम को किसी पॉइंट पर रखने पर उस पर लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस कंडीशन में हमने जो एरो लगाए वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करते हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि इस वाले फिगर और इस वाले फिगर में, जैसे मैंने +1 कूलाम को यहाँ रखा था, तो यहाँ जो वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था वो उसकी लेंथ ये थी। इस जगह +1 कूलाम रखने पर उस वेक्टर की लेंथ ये है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर की लेंथ ये है। इस जगह +1 कूलाम रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर की लेंथ ये। अब चूँकि ये सब एरोस थे, अब मैंने तो क्या किया कि इस लाइन के अलोंग है जो एक सिंगल एरो लगाया। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो टर्म मैग्नीट्यूड है उसकी इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलेगी, वेदर इट इज़ लॉस्ट और नॉट। तो वो इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई है या अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो माइकल फैराडे ने ये एक्सप्लेन किया कि इस बार हम नंबर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, that is the number of field lines passing through unit area held perpendicular to it, that is the number density of electric field lines के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड किसी पॉइंट पे चेक करेंगे। कि अगर किसी पॉइंट पे हम यूनिट एरिया को परपेंडिकुलरली रख दें, फील्ड लाइनों के परपेंडिकुलर, तो उससे पास होने वाली जितनी फील्ड लाइन्स है यूनिट एरिया से पास होने वाली, वो फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को शो करेगी। ऐसा माइकल फैराडे ने शो किया कि द नंबर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड की जो इन्फॉर्मेशन है इस बार लॉस्ट नहीं हुई है, बल्कि नंबर डेंसिटी कितनी फील्ड लाइन है पर यूनिट एरिया से, जो कि उसके परपेंडिकुलर फील्ड लाइनों के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, उससे पास होती है। उससे हमको उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। अब हम दूसरे तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं, जो माइकल फैराडे द्वारा एक्सप्लेन्ड है एक्चुअल में। आई एम ओनली डिस्क्राइबिंग इट हाउ ही एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड हाउ इट satisfies आवर डाउट्स concerning electrostats. Now let plus q charge is placed here. Now taking this location as a center, we draw two spheres. Let it be the first sphere having radius r1 and let it be the second sphere having radius r2. इसकी रेडियस r2 है, इसकी रेडियस r1 है, और ये स्फीयर्स हैं। स्फीयर 1, स्फीयर 2। इस स्फीयर की रेडियस r1 है, इस स्फीयर की रेडियस r2 है। अब हम इसकी जो फील्ड लाइनें बनाएंगे वो फील्ड लाइनें रेडियल डायरेक्शंस में बनेगी। दीज फील्ड लाइन्स आर इन रेडियल डायरेक्शंस।
फील्ड लाइंस रेडियल डायरेक्शन में। अब ये स्फीयर S1 है और ये स्फीयर S2 है। अब लेट ये जो फील्ड लाइंस हैं इनकी नंबर n है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इक्वल्स टू n and all field lines are in radial direction. Field lines radial, ये सब के सब फील्ड लाइनें रेडियस वाली डायरेक्शन में जा रही हैं। अब इस वाले स्फीयर से इस वाले स्फीयर का एरिया है 4πr²। इस वाले स्फीयर का एरिया है सरफेस एरिया इज 4πr²। और नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स हैं n, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया दैट इज n/4πr1², दैट इज E1. It is the field intensity. And at this sphere, magnitude of electric field intensity is given by E2 equals to n/4πr2². It is the number density at location of sphere S1, यानी R1 डिस्टेंस के ऊपर है जो फील्ड इंटेंसिटी at S1 sphere. It is field intensity at sphere S1 और it is field intensity at sphere S2. ये फील्ड इंटेंसिटी स्फीयर S1 पे है और ये फील्ड इंटेंसिटी S2 पे है। क्लियरली सिंस R1 इज लेस देन R2 implies E1 इज ग्रेटर देन E2। इसका मतलब निकल रहा है कि फील्ड इंटेंसिटी एट द लोकेशन ऑफ स्फीयर S1 इज ग्रेटर देन द फील्ड इंटेंसिटी एट लोकेशन ऑफ S2 स्फीयर। जैसे इस पॉइंट पे कोई पूछे फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो फील्ड लाइंस की डेंसिटी जो है वो कम है। फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय द एरिया, दैट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, दैट इज वेरी स्मॉल in this case for the sphere S2, and in case of sphere S1 it is large. So field intensity at location S2, मतलब इस पॉइंट पे अगर हम फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें तो वहाँ जो फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, फील्ड इंटेंसिटी इस स्फीयर की लोकेशन के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ऐसा माइकल फेराडे ने बताया। अब एक क्वेश्चन ऑब्वियसली हमारे माइंड में आता है कि माइकल फेराडे इज एक्सप्लेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस, देन आवर फर्स्ट डाउट इज कि वी आर making field lines around any single point charge, but there is a very gap between the field lines. Let it is Q and these are the field lines around this charge, around this charge. अब हमने ये फील्ड लाइनें बनाई हैं, तो कोई क्वेश्चन कर सकता है कोई बच्चा या हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है कि जिस जगह हमने फील्ड लाइनें नहीं बनाई है क्या वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी +1 कूलम्ब पे फोर्स नहीं लगता है क्या? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या उन पॉइंट पे 0 है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उन पॉइंट्स पे क्या होगी जहाँ फील्ड लाइनें हमने नहीं बनाई है? बिकॉज वी आर शोइंग द फील्ड लाइन्स लाइक दिस। हमने जो 3 और 3, 6, 7 फील्ड लाइन्स हमने इसके फील्ड को रिप्रेजेंट किया है। तो क्वेश्चन ये आता है क्या इन प्लेसेस के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी 0 है? तो हम इसका जवाब माइकल फेराडे ने इस टाइप से दिया कि जिन पॉइंट से हमने फील्ड लाइन नहीं बनाई है वह फील्ड इंटेंसिटी 0 हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, या नेसेसरी नहीं है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्टेन सेट ऑफ फील्ड लाइन्स विच सूट्स अस, जो हमको सूट करता है। लेट वी कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड of this point charge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 field lines. Some other person may represent it by some 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. कोई आदमी 14 फील्ड लाइन से भी है जो उस फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब इट इज़ फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट बाय हाउ मच नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स वी रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कितनी फील्ड लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स
इन एनी रीजन ऑफ स्पेस, किसी स्पेस के किसी रीजन के अंदर फील्ड लाइंस की डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेड टू बी हायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेड टू बी ग्रेटर इन दैट रीजन। और इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेल स्पेस्ड और रेरिफाइड और वेल स्पेस्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ अगर किसी पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी चेक की जाएगी तो फील्ड इंटेंसिटी इज सेड टू बी वीकर इन कंपैरिजन टू दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें किसी रीजन में क्राउडेड है तो वहाँ कोई पॉइंट लेने पर फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा मानी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट लेता हूँ P और एक पॉइंट लेता हूँ मैं Q यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूँकि इस रीजन के अंदर इस P पॉइंट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की सेपरेशन जो है, इट इज़ द सेपरेशन इज स्मॉलर और इन दैट केस सेपरेशन इज हायर। यहाँ है जो फील्ड लाइनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी फील्ड लाइंस की डेंसिटी इस रीजन के अंदर कम है और इस रीजन के अंदर फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो है EP इज ग्रेटर देन EQ, यानी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है जो हायर माना जाएगा। अगर मैं यहाँ एक यूनिट एरिया रख देता हूँ, डेट फॉर एग्जाम्पल वी प्लेस ए यूनिट एरिया, अगर मैं एक यूनिट एरिया यहाँ रख देता हूँ, यूनिट एरिया, और एक यूनिट एरिया मैं यहाँ रख देता हूँ, ऑब्वियसली ये फील्ड लाइनों के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया है, तो ऑब्वियसली इस यूनिट एरिया से जो फील्ड लाइनें पास हो रही हैं उनकी नंबर 2 है, और इस एरिया से यूनिट एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइन जो है वो है जो सिंगल फील्ड लाइन है। तो सिंगल फील्ड लाइन इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्मॉलर नियर पॉइंट Q and electric field intensity at P is higher in magnitude at this given point. So I want to revise these points. The whole concept of electric field lines was given by Michael Faraday. It is completely hypothetical concept. No electric field lines exist in reality. There is no existence of electric field lines at all. किसी टाइप की कोई field line existence में नहीं होती. It is the hypothetical concept completely. But it was included in physics because it explains the electrical environment around any charge or system of charges in very elegant manner. The electric field lines represent, electric field lines are hypothetical curve, electric field lines hypothetical curve है, such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point. Electric field lines are hypothetical curve such that electric field intensity is given by a tangent at any point on that electric field line. It is the electric field line, and according to Michael Faraday, the number of electric field lines passing through unit area held perpendicular to it represents the electric field intensity at that point. And the number density where field lines are crowded, the number density of field lines or where the field lines are crowded, the electric field intensity in magnitude is said to be higher, and in that region where the electric field lines are well separated and the distance between the field lines is more, the electric field intensity is said to be smaller in that region. Now we can explain the concept of field lines in some another way also, using the concept of solid angle. Solid angle की concept से भी हम electric field lines को explain कर सकते हैं. Let we have a point charge Q. अब मैं इस पॉइंट चार्ज Q वाले लोकेशन से n फील्ड लाइंस बना रहा हूँ. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सर्टेन सेट ऑफ फील्ड लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है. हम सर्टेन सेट वो 8 फील्ड लाइंस का सेट हो सकता है, 10 फील्ड लाइंस का सेट हो सकता है, किसी के लिए वो 12 का हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल वन.
according to his will, by how many field lines he want to show that electric field. So now let these are n field lines. These are n field lines having charge q. Let number of field lines इक्वल टू स्मॉल, माना कि 1 2 3 4 5 6 यानी n इक्वल टू 6 से हम इसको शो कर रहे हैं. नाउ ये क्यू चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, ये सब फील्ड लाइन है जो इस पॉइंट की ओर डायरेक्ट कर रही है. अब है जो मैं दो स्फीयर बना रहा हूँ, एक स्फीयर r1 रेडियस का, एक स्फीयर r2 रेडियस का, इस चार्ज की लोकेशन को सेंटर मानते हुए. लेट दीज स्फीयर्स बी ये स्फीयर्स हैं. इट इज स्फीयर S1 S2 स्फीयर स्फीयर्स. अब ये फील्ड लाइंस एक कोन बना रही है. ये फील्ड लाइंस कॉनिकल वे में जो निकल रही है, कॉनिकल वे में निकल रही है, और ये स्फीयर्स हैं और स्फीयर के सेंटर पे ये पड़ा हुआ है. और दीज फील्ड लाइंस आर मेकिंग ए कॉन. दिस फिगर इज इन 3D. एक्चुअल में ये फिगर है जो 3D में, इट इज़ नॉट इन ए प्लेन, इट इज़ नॉट इन प्लेन ऑफ बोर्ड. दीज फील्ड लाइंस आर डाइवर्जिंग लाइक दिस. one field line look like this, one field line look like this, one field line look like this, and all these field lines are making a vertices of a cone, vertex of a cone. cone बना रही है ये field lines है. और let it is the solid angle, that is the angle in 3D. ये solid angle है और ये solid angle है जो d ओमेगा है, d ओमेगा. और ये स्फीयर्स हैं और स्फीयर्स की S1, इस स्फीयर की S1 सरफेस को ये फील्ड लाइंस कट करती है. इट इज डेल्टा S1 लेट. और इस स्फीयर की डेल्टा S2, इस स्फीयर की डेल्टा S2 एरिया से, डेल्टा S2 एरिया से ये फील्ड लाइनें पास हो रही है. इस स्फीयर की रेडियस R1 है और इस स्फीयर की रेडियस R2 है. आप इस फिगर को समझे होंगे कि स्फीयर के सेंटर पे क्यू चार्ज पड़ा हुआ है और दीज फील्ड लाइंस आर डाइवर्जिंग एंड लुक्स एज इफ दे आर मेकिंग कॉन, एंड इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉन एट द वर्टेक्स. वर्टेक्स पे लेट डी ओमेगा एंगल, सॉलिड एंगल सबटेंड करा है. सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय कॉन फ्रॉम विच फील्ड लाइन्स आर इमर्जिंग, फ्रॉम विच फील्ड लाइन्स आर इमर्जिंग. और ये वाला स्फीयर, इसकी रेडियस R1, इस वाला स्फीयर की रेडियस R1. नाउ बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, बाय डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल डी ओमेगा, इट इज़ अ सॉलिड एंगल विच इज़ मेजर्ड इन स्टेरेडियन. क्लास 11th में हमने डिस्कस किया है सॉलिड एंगल यूनिट्स और मेजरमेंट में, वेयर सॉलिड एंगल वाज डिफाइंड. सॉलिड एंगल को वहाँ डिफाइन किया गया था. 1 स्टेरेडियन एंगल को किस टाइप से डिफाइन किया था, उसी चैप्टर में डिफाइन किया था. लेट डी ओमेगा स्टेरेडियन एंगल इज सबटेंडेड बाय द एरिया डेल्टा S1 एंड एरिया डेल्टा S2. नाउ डी ओमेगा इज डेल्टा S1 and it is divided by R1 square. Delta S1 divided by R1 square. यानी इस
सेंटर से इसके परपेंडिकुलर जो एरिया रखा हुआ है उसकी डिस्टेंस r1 है, तो r1 के स्क्वायर से उसको डिवाइड करना पड़ता है, तब है जो आपको सॉलिड एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो आपको मिलेगा। इसी टाइप से ये डेल्टा S2 एरिया भी सेम सॉलिड एंगल डी ओमेगा सबटेंड कर रहा है। तो अगर मैं इस वाले कौन से इसको चेक करता हूँ तो द सेम सॉलिड एंगल इज सबटेंडेड बाय द एरिया डेल्टा S2, तो it is given by R2 square। नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन, इस रिलेशन से मैं लिख सकता हूँ, इस रिलेशन से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा S1 इक्वल्स टू डी ओमेगा इंटू R1 स्क्वायर, डेल्टा S1 इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी ओमेगा इंटू R1 स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर, लेट इट इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड डेल्टा S2 इक्वल्स टू डी ओमेगा इंटू R2 स्क्वायर, let it be equation 2। Since number of field lines, since small n is number of field lines, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो ये फील्ड लाइंस है जो कि यहाँ इनकी नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस माना कि n है, तो n डिवाइडेड बाय डेल्टा S1, लेट वी चेक व्हाट इज n डिवाइडेड बाय डेल्टा S1, तो n डिवाइडेड बाय डेल्टा S1, n number of field lines, delta S1 the area from which these field lines pass perpendicularly, तो n upon delta S1, now n delta S1 की ये वैल्यू पुट करूँगा मैं d ओमेगा इंटू R1 स्क्वायर, लेट इट इज इक्वेशन 3। in the same way let me check what is the value of n upon delta S2, n upon डेल्टा S2, तो n डेल्टा S2 की वैल्यू ये लूँगा मैं डी ओमेगा इंटू R2 का स्क्वायर, लेट इट बी इक्वेशन 4। नाउ वी आर ऑब्जर्विंग दैट n and d omega are constant terms, n and d omega constant है, n constant d omega constant, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4th, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4th we note that the n upon delta S1 is inversely proportional to S1 is inversely proportional to R1 square, and n upon delta S2 is inversely proportional to R2 square, is inversely proportional to R2 square. n divided by delta S1 is inversely proportional to R1 square, and n divided by delta S2 is also inversely proportional to R2 square. It means n upon delta S1, that is the number of field lines passing through unit area, that is the number of field lines passing through unit area held perpendicular to it, because n field lines are passing through this area and these field lines are radial, और रेडियस को स्फीयर के ऊपर परपेंडिकुलर माना गया है, तो डेल्टा S1 से जो n फील्ड लाइंस पास हो रही है वो उसके परपेंडिकुलरली पास हो रही है, और n अपॉन डेल्टा S1 दैट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड at the location of this sphere n upon delta S2 is that is also number of field lines passing through unit area, and it also varies inversely proportional to R2 square. So from these such equations we observe that the term n upon delta S1 varies inversely proportional to R square, and this also varies inversely proportional to R square, and we know that the electric field intensity due to a point charge placed small r distance away from that point charge also varies as inversely proportional to R square. ये टर्म्स भी inversely proportional to R square के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो भी होता है KQ बाई आर स्क्वायर, यानी E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब ये है
कि ये टर्म जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 जो कि इस स्फीयर की लोकेशन पे है उसको शो करेगी, दैट इज़ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू इट। और ये टर्म जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 को शो करेगी जो कि इस डेल्टा S2 वाली लोकेशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यानी इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज़ द E2 और इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज़ द E1। तो माइकल फेराडे की कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय माइकल फेराडे। माइकल फेराडे की कॉन्सेप्ट ये है। थैंक यू। ओके।